गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी सर। तो सितंबर का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। आज अक्टूबर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? रेडी हैं? तो जो कहानी जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई थी, वो कहानी से सितंबर 2022 तक आपकी पहुंच गई है। और सितंबर 2022 के बाद अब जो हम अगला करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, दैट इज योर अक्टूबर 2002। ठीक है सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नोटिफाइड द रानीपुर टाइगर रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब कौन सा स्टेट है जिसने रानीपुर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करा है? नोटिफाई करने का मतलब है एक नया टाइगर रिजर्व बन रहा है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये जितने भी टाइगर रिजर्व बनते हैं ये सब बनते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व बनाने की जो पूरी लीगल प्रोसीजर है, तो वो कहाँ से होके गुजरता है? वो गुजरता है सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसी के तहत आप टाइगर रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी किस स्टेट ने रानीपुर को टाइगर रिजर्व बनाने की नोटिफिकेशन जारी की है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बताइए सर। ये कि अभी एक ही आंसर रिसीव हुआ है मुझे, ठीक है, बाकी और लोगों के आंसर्स कहाँ हैं? चलो तो दो लोगों के आंसर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो बस दिल रखने के लिए उत्तर प्रदेश होगा। हाँ, कुछ मैंने कहा कुछ लोग तो दिल रखने के लिए आया सर आपके स्टेट पे आप दाव खेलते हैं। खैर हमारे स्टेट पे दाव कभी खाली नहीं जाएगा। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ क्रिएट हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। अब देखो, टाइगर रिजर्व भी हम किसी दिन कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने रामसर साइट्स करा है ना, नेशनल पार्क्स करे, इसी तरह से जल्दी ही रामसर साइट्स वो टाइगर रिजर्व्स का भी आपको वीडियो मिलेगा, है ना? बट जब तक नहीं मिलता तब तक हम स्टेट वाइज याद करने की कोशिश करते हैं। इफ यू कुड रिमेम्बर, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के याद किए थे। कैसे किए थे? सबसे पहले नेशनल पार्क लिख लो, कान्हा, कुनो, पन्ना, पेंच, है ना, संजय, सतपुरा, बंधवगढ़। तो यहाँ तक लिखे थे। फिर इसमें एक अगर आप हटा दो, आई थिंक कुनो, उसके अलावा बाकी सब क्या है? बाकी सब आपके टाइगर रिजर्व है ना। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व अभी पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स में हमने देखे ही थे। अब फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में देखो, हम यूपी वाले ज्यादा परेशान नहीं करते। नेशनल पार्क में अगर बात करोगे तो एक ही नेशनल पार्क है हमारे पास, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, और वो टाइगर रिजर्व भी है। तो अलग से इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि दुधवा टाइगर रिजर्व का है। बाकी यूपी में अगर बात करो तो दो टाइगर रिजर्व तो पहले भी थे, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये दो टाइगर रिजर्व तो ऑलरेडी थे यूपी में। एक और नया टाइगर रिजर्व अब जुड़ जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यूपी में अक्सर कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? तीन टाइगर रिजर्व। दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, और आपका कौन सा हो गया सर? रानीपुर। ठीक है, ये तीन टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको यूपी में। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। रिसेंटली द एट्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 was held in which of the following countries? इंडिया, यूएसए, यूएई, इजिप्ट। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट किस कंट्री में हुई थी? इंडिया, यूएसए, यूएई और इजिप्ट। सर हम तो कट्टर देशभक्त हैं सर, जहां भी ऑप्शन में इंडिया होता है भले ही आंसर गलत हो जाए, हम तो तुक्का सर इंडिया की तरफ लगाते हैं। हाँ जी सर, ऐसा है क्या? जरा मेरे को बताइए करेक्ट आंसर क्या है। इंडिया है क्या सर?
ऑलराइट, इंडिया ही लगाएंगे सर तुक्का। चलो कोई नहीं, एक कुर्बानी तो दे सकते हैं देश की खातिर। करेक्ट आंसर यूएई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? यूएई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट अभी कहाँ पर हुई थी आपका? यूएई में हुई थी, दुबई में हुई थी, ठीक है। तो वही सारी काम चल रहे, नेट जीरो करना है। नेट जीरो सर काहे का करना है? कार्बन एमिशन, यानी जितना आप कार्बन एमिट करो उतना ही आप कार्बन को एब्जॉर्ब भी करो, उतना ही कार्बन सिंक भी करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कार्बन एक्सिस में प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बन गायब कर देना, कार्बन एक्सिस को रोकना है, क्योंकि कार्बन क्या होता है सर? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है ना। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन एमिशन तो हम नहीं रोक पाएंगे, हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फिर कार्बन को हमें सिंक करना पड़ेगा। या तो फिर एमिशन रोको या सिंक बढ़ाओ, तो नेट जीरो कार्बन आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इसी के लिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुई थी यूएई दुबई में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी? which was recently released by the World Intellectual Property Organization. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 किसने रिलीज करी है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? ये सबको आंसर करना है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना, सब करेक्ट, सबको आंसर करना, करेक्ट करें इनकरेक्ट करें, आंसर सब करेंगे। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग? बी डी ऐसे घुमा रहे हैं सब। चलो, करेक्ट आंसर इज सी, 40th रैंक, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी, 40th रैंक, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी आई है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी? 40th। तो कंपैरिजन कर लेते हैं सर, 2015 में हम 81 रैंक पे थे, 2021 में हम लोग 46 रैंक पे आए, और आज सर 2022 है और हमारी रैंक हो गई है 40। तो इस इनोवेशन इंडेक्स में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ए गुड थिंग। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बेसिकली मेजर क्या करता है कि आपकी कंट्री में कितना इनोवेटिव काम हो रहे हैं, ठीक है, कितना इनोवेटिव इकोसिस्टम है, इनोवेशन के लिए कंट्री में क्या क्या कितनी अच्छी पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है। तो इसको ये मेजर करता है, हर साल एनुअली पब्लिश होता है, ठीक है। तो कई सारी कंट्रीज इसको यूज भी करती हैं ताकि उनको आइडिया लगे कि इनोवेशन के मामले में वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो अभी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब हाँ, काम अच्छा चल रहा है। इसको यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, याद करो यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन थे उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन इकोसॉक भी होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। उसने भी इसको रिकॉग्नाइज करा है। इससे वो क्या मेजर करते हैं? इससे वो पता करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप कैसा काम कर रहे हो, तो उसके लिए इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो जो यूएन जिस इंडेक्स को जिस रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज करता है या पब्लिश करता है, तो वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन कर रहा है सर? जो
इसको पब्लिश करने वाली जो बॉडी है ये भी पूछ लेता है, इट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो के हेडक्वार्टर आप बताएंगे कहां पर है, वीपो के हेडक्वार्टर कहाँ है सर? अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हो आप? देखो, एक प्रॉपर्टी तो गाड़ी बंगला होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो आपने अपने दिमाग से बनाया हो। जैसे आपने कोई पोइम लिखी, आपने कोई सॉन्ग लिखा, है ना, आपने कोई रिसर्च करी, तो वो अपने दिमाग से करी ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इनको भी प्रोटेक्ट करना होता है, वरना इंडिया में क्या होता है, कॉपी बहुत जल्दी हो जाता है। चाइना और इंडिया इसी के लिए बहुत इन फेमस है कि हमारे यहाँ चीजें कॉपी बहुत हो जाती हैं सर। बेचारे जापान वाले मेहनत करके टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हम उसकी जुगाड़ बैठा देते हैं, ठीक है। तो वीपो इसीलिए बना ताकि इस तरह के काम ना हो पाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट मिले। तो ये बताइए वीपो का सर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ मियो जी, बताइए। क्या दो ही लोगों को पता है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खैर, जेनेवा तो अपने पास हमेशा ऑप्शन में रखिए, किसी का भी हेडक्वार्टर भूलें तो एटलीस्ट एक तुक्का तो है अपने पास, जेनेवा, जो सही होने की प्रोबेबिलिटी जिसकी हाई है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज जेनेवा, ठीक है। वीपो का सर हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वीपो का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। Question number 4. Recently, who among the following from India has been honored with the Change Maker Award at the UN SDG Action Awards 2022 held in Bonn, Germany? Bonn is a city in Germany. वहां पर एक एक्शन अवार्ड्स हुआ था, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स हुए थे। तो मतलब एसडीजी के वर्क में कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। कुछ गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, अभी हम देखेंगे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो किसने सेट कर रखे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने, जो 2030 तो 30 तक कंट्रीज ने प्लेज करा है कि हम ये गोल्स को पूरा करेंगे। अभी हम देखेंगे वो क्या गोल्स हैं, आई थिंक नहीं देखेंगे, हाँ हैं, देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक अवार्ड की कैटेगरी है चेंज मेकर अवार्ड, तो वो किसको मिला है? इंडिया से किसी पर्सन को मिला है। एसबी बोले तो सृष्टि बख्शी है क्या? हाँ जी सर, बताइए। सी ऑप्शन सुनीता कृष्णन, बी के साथ जाएंगे, नफीसा अली के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? ये करंट अफेयर्स की क्लास कम किस्मत आजमाने की क्लास ज़्यादा रह गई, जहाँ आप आइडिया लेते हो कि हाँ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है तुक्के लगाने में, उसी के अकॉर्डिंग हम लॉटरी खरीदेंगे। आज अगर मेरे सारे आंसर सही हैं मतलब आज दिन अच्छा है, आज लॉटरी की टिकट खरीदेंगे। जिस दिन आंसर गलत जाएंगे उस दिन लॉटरी की टिकट नहीं खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? सी डी, खैर करेक्ट आंसर इज डी, सृष्टि बख्शी, ठीक है। तो विमेन राइट एक्टिविस्ट है सृष्टि बख्शी, उन्होंने चेंज मेकर अवार्ड जीता है एट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड, ठीक है। अवार्ड क्यों दिया गया? ताकि उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, जो उन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी की बात की। जैसे इंडिया में एक अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है। पैट्रियार्की का एक सबसे जो एक्सट्रीम वर्जन यहाँ पे दिखता है डोमेस्टिक वायलेंस में, जहाँ पर महिलाओं के साथ काफी मारपीट करते हैं। आपका देख लो कि जो दहेज वगैरह है उसको लेके ना, डाउरी को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने कानून भी बना रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए भारत सरकार ने कानून भी बना रखा है। लेकिन कानून के साथ साथ जरूरी होती है अवेयरनेस, क्योंकि ये कानून तो कम काम तब काम करेगा ना जब वो कंप्लेन होगी। कंप्लेन ही नहीं हुई तो उसके लिए जो सृष्टि बख्शी उन्होंने काम किया, डोमेस्टिक वायलेंस को रोके, है ना, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस और इनइक्वालिटी है उसको रोके, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब बात आती है सर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हैं क्या? देखो 17 गोल्स हैं। शुरुआत होती है नो पॉवर्टी। देखो दुनिया में बाकी सब तो बाद में चलेगा, सबसे बेसिक काम हमें क्या करना है, गरीबी मिटाना है। सबसे बेसिक काम हमें क्या करना है, गरीबी मिटाना है। तो पहला गोल हमने क्या बनाया, नो पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी हटाओ। दूसरा गोल क्या है, जब पहले तो गरीबी मिटाएंगे, फिर सर गरीबी मिटाने के बाद भूख तो लगती है ना सर, तो भूख मिटाने के लिए हमने जीरो हंगर का गोल बनाया, यानी देश में 2030 तक
हमें ये एंश्योर कर लेना है ना ही कोई गरीबी रहेगी ना ही कोई भूखमरी रहेगी। अब गरीबी नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं रहेगी, तो अब अगला काम क्या रह जाएगा सर दुनिया में? अब दुनिया में अगला काम रह जाएगा कि भाई आपने चलो अच्छा कमा लिया, अच्छा खा लिया, अब जरूरत है कि सर अच्छी हेल्थ मेंटेन हो जाए आपकी, है ना? अच्छी हेल्थ मेंटेन हो जाए। तो तीसरा गोल क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी टारगेट लेना कि 2030 तक हमें सबकी हेल्थ अच्छी कर देनी है। तो पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर सर अच्छा कमा लिया, अच्छा खा लिया, अच्छी हेल्थ बना ली, अब क्या करना? अब सर पढ़ाई लिखाई कर लो। जब आपके पास पैसा भी है, आप भूखे भी नहीं हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जो गोल 4 है वो किसकी बात करता है? क्वालिटी एजुकेशन। अब जब आप एजुकेशन लेने जाओगे फिर आप बात करोगे कि जो लेडीज हैं और जेंट्स हैं, जो मेल हैं वो फीमेल हैं, वो बराबर हैं, उनको इक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए, जेंडर बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एजुकेशन तो सर यही सिखाती है ना। बिल्कुल। तो अगला गोल हमारा क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी। तो सबसे पहले हमने सर पॉवर्टी मिटाई, फिर हंगर मिटाया, फिर हेल्थ बनाई, फिर क्वालिटी एजुकेशन दी, फिर हम आ गए जेंडर इक्वालिटी। और जब जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी उसके बाद सर अब हम अपने इंडिविजुअल से आगे बढ़ गए। अभी तक देखो हम ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि एक आदमी गरीब ना रहे, भूखा ना रहे, हेल्थ अच्छी रहे, शिक्षा अच्छी रहे, जेंडर के बेसिस पे उसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो 5 गोल्स तो इंडिविजुअली लेवल पे हमने पढ़े। फिर उसके बाद अगला गोल आता है जो आपको सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सफाई। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। तो सोसाइटी के लिए फिर हम काम करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सफाई करेंगे सोसाइटी में, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो अगर आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सर, ये मैं आपको याद कराने की कोशिश ही कर रहा हूँ। हम गरीबी हटाएंगे और अमीर लोग एपीपीएससी पेपर खरीदेंगे। देखो हाँ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन यही है, सबसे बड़ी पावर जनता की पावर है। जनता ने अपना आक्रोश दिखाया तो चीजें एक्सपोज हुई, और उम्मीद है आने वाले टाइम में ये और बेहतर होंगी। ठीक है। तो देखो सर 17 गोल्स हैं, कोशिश कर लो ये याद कर लो। पूछ सकते हैं ना, पूछ भी लेते हैं, बताओ गोल नंबर 7 क्या था, गोल नंबर 5 क्या था, इस तरह से। तो अगर आप नोटिस करो तो 5-6 तो याद हो ही गए होंगे ना सर। पहला गोल क्या था? गरीबी हटाओ। दूसरा गोल भुखमरी हटाओ। कीवर्ड्स याद रखो, एग्जैक्टली भले ही मत याद रखो। तीसरा गोल किससे रिलेटेड था? अच्छी हेल्थ से रिलेटेड था। चौथा गोल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दो। पांचवा गोल सर जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है। छठा गोल किसकी बात करता है? छठा गोल बात करता है सर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। छठा गोल किसकी बात करता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि लोगों के पास सफाई हो और सैनिटेशन हो। उसके बाद से सोसाइटी में देखो कि कई लोगों के पास बिजली नहीं है, या है तो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पे हमें फोकस करना है। ठीक है। गोल नंबर 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है। तो आज के लिए यही 6-7 गोल पढ़ते हैं, कभी और ये चीज आएगी न्यूज में तो फिर इसके आगे के गोल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है एटलीस्ट 17 में से 6 तो याद हो ही गए होंगे, उम्मीद है। हाँ जी सर। याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इज दैट क्लियर? वो अगर हो रहे हैं तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप, गिव मी ए थम्स अप, गिव मी ए चीयर। अगर यहाँ तक 6-7 कुछ तो याद हो रहे होंगे ना सर। ऐसे ही 6-7 तो चलो मैंने कर दिए, बाकी इसी तरह से बाकी के जो बचे 10-11 हैं वो अपने आप लोग एक एक करके निपटा लो। इम्पोर्टेंट है, बहुत फायदा देंगे, कर लोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना? अगर ये गोल्स याद रहेंगे तो कल कोई रिश्तेदार आ जाए, बहुत परेशान करे कि बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, बहुत घूमने फिरने जाते हो, बाहर कम फिरा करो, तो उनसे यही पूछ लेना, बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है? तो फिर वो दोबारा नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ बेटा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, मैं ही गलत था। ठीक है। चलो जी। तो ये हो गए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन which was recently launched by Central Bureau of Investigation against illicit drug trafficking network? सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी, उस ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले नेटवर्क के अगेंस्ट। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है। समझो कि पूरा याद हो गया, मतलब हो गया कि नहीं हो गया, या हम बस समझ के रह जाएं? हाँ जी, इसमें क्या ऑपरेशन है, सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखो ये ऑपरेशन तो नहीं पूछेगा, इस बहाने सीबीआई के बारे में थोड़ा सा बात करने का मन हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन उठा लिया मैंने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन गरुदा, ठीक है। गरुदा इज ए बर्ड। तो ऑपरेशन गरुदा चलाया है किसने? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो सीबीआई के बारे में कुछ खास बातें जान लो। इंडिया की सबसे प्रीमियर टॉप इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है ये इंडिया की, ठीक है। जैसे इसको बनाया गया था एफबीआई की तर्ज पे, जैसे अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। इसको बनाने का पर्पस था करप्शन को रोकना। एक कानून था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। इसकी अगर हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हो तो वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है सर। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो एक हथियार वगैरह जाते थे, तो खबर आई थी कि ब्राइबरी और करप्शन हो रहा है, जो हथियार वगैरह यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ ब्राइबरी करप्शन हो रहा है। तो उसके लिए इंडिया में जो ब्रिटेन थे उस टाइम, तो ब्रिटिशर्स थे 1941 में, उन्होंने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया था, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो थी, तो उसी के अंडर एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया था, ठीक है। उसके लिए कानून भी बनाया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इस कानून के तहत इस एस्टेब्लिशमेंट को चलाया गया था, और जो भी करप्शन वगैरह के केसेस है उनको अगेंस्ट क्रैकडाउन करने के लिए ये पुलिस बनाई गई थी, ठीक है। फिर बाद में जब हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद ये सोचा गया कि करप्शन से निपटने के लिए एक बॉडी हमें चाहिए, जस्ट लाइक एफबीआई इन यूएसए। तो सांथनम कमेटी बैठी, ठीक है। सांथनम कमेटी ने कुछ सुझाव दिए करप्शन को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा एक प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। तो ये सोचा गया एक बॉडी नोटिफिकेशन से क्रिएट कर देते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सर इसके लिए कोई कानून बनाया गया नहीं? बनाया गया। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया कि देखो एक लॉ पड़ा हमारे पास, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत एक स्पेशल पुलिस बनाई गई थी। तो इसी पावर के साथ एक नई बॉडी क्रिएट कर देते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये लिख दिया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसकी तर्ज पे काम करेगा? इस कानून के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो यानी इस बॉडी को पावर कहां से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बना है, ठीक है। सीबीआई को बस इतना कहा गया था कि इस कानून के तहत काम करेगी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि इस कानून के तहत हम कोई नई बॉडी बना रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए सीबीआई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सीबीआई इज नॉट ए लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सीबीआई इज नॉट ए लेजिस्लेटिव बॉडी, क्योंकि इसको इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। बस एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बना है, उस कानून से ये पावर्स निकालती है, ठीक है। उस कानून से ये पावर यूज करती है। इसको बनाने की रिकमेंडेशन कहाँ से मिली थी? सांथानाम कमेटी से मिली थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर काफी बड़े बड़े केसेस इंडिया में सीबीआई ने सॉल्व किए हैं। तो फिर बाद में जब सीबीआई में आइडिया लगा पुलिस को, मतलब ये देखा गया कि सीबीआई भी बस एक केज पैरट बन के रह गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, तो कुछ नई बॉडीज और बनाई गई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया, लोकपाल बनाया गया। लेकिन इनके अंडर कोई वर्क फोर्स नहीं होती है, ये खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो इनको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इनको किधर जाना पड़ेगा? इनको भी सीबीआई के पास जाना पड़ेगा। बस फर्क ये हो जाता है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसे कंट्रोल ये करेंगे। अगर सीवीसी ने डायरेक्ट किया तो सीवीसी कंट्रोल करेगा, लोकपाल ने डायरेक्ट किया है तो लोकपाल डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो बॉडीज तो और भी बन गई हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल, लेकिन इनके पास वर्कफोर्स नहीं है कि ये अपने दम पे खुद इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी कौन करेगा सर? आपका सीबीआई करेगा, ठीक है। बाकी देखो दुनिया भर में जो पुलिस है उनकी एक कमेटी है, इंटरपोल, ठीक है। तो इंटरपोल में इंडिया की तरफ से कौन कोऑर्डिनेट करता है? इंडिया की तरफ से जो नोडल एजेंसी कोऑर्डिनेट करती है दैट इज योर सीबीआई, ठीक है।
तो इंडिया में अगर उन्हें कोई फरमान देना होगा, इंडिया में अगर उन्हें कोई डिस्कशन करना होगा, तो इंडिया की तरफ से वहां कौन जाएगा? इंडिया की तरफ से सर वहां जाएगी सीबीआई। ठीक है, तो काफी कुछ जानने को मिला सीबीआई के बारे में। यहाँ तक सब ठीक है कि नहीं? यस और नो? इज दैट क्लियर और नॉट? गिव मी थम्स अप। ये सीबीआई की कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। पावर कहाँ से मिलती है? डीएसपीई 1946 से पावर मिलती है, 1963 में बन गया था ये। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट 1963 का है। ठीक है, इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी है ये इंडिया की, और प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की। ठीक है, चलिए। अभी तक खाता नहीं खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आज दिन नहीं अच्छा हुआ। थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो सर, खाते ही खाते खुलेंगे फिर तो। ये सब मैं कोई ऐसा नहीं, मैं खुद मतलब अलग से कोई चुन चुन के ला रहा हूँ। ये सब करंट अफेयर्स की चीजें हैं ना, ये सब हुई हैं इसीलिए यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से सीबीआई को कोई ऑपरेशन करा दिया, आज चलो सीबीआई का ऑपरेशन करो दा करा देते हैं ना। ये सब हुई चीजें हैं, तो ये सब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो मिलेंगी। करंट अफेयर्स महीने भर पढ़ो, उसके बाद जब डिस्कशन होगा तो मजा आएगा, लगेगा हाँ करंट अफेयर्स पढ़ने का कुछ फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Recently, which of the following organizations has released a list of 50 exclusive and iconic heritage textile crafts of India under the title Handmade for the 21st Century, Safeguarding Traditional Indian Textile? एक रिपोर्ट बनी है, यानी एक पूरी लिस्ट बनी है, हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए एक पूरी लिस्ट बनी है 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की। तो किसने वो लिस्ट रिलीज करी? नीति आयोग, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर, या फिर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, या फिर यूनेस्को? हाँ जी सर, ये किसने रिलीज करी है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा बॉडी है ये, किसने रिलीज करी है? तो भाई बताइए सर, जल्दी बताइए। खैर, ज्यादातर लोग यूनेस्को की तरफ इशारा कर रहे हैं, और करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। तो इस लिस्ट को किसने रिलीज किया है? यूनेस्को ने। तो इसमें, इस लिस्ट में है क्या? जो भी टेक्सटाइल चुना गया है, 50 टेक्सटाइल्स जो चुने गए, तो उनके पीछे की हिस्ट्री और लेजेंड्स कौन थे वो सब डिस्क्राइब किया गया है। जो सीक्रेट प्रोसेस है उनकी मेकिंग में, और जो कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट प्रोसेस है उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, और इतनी पॉपुलैरिटी का क्या रीज़न है उसको डिस्कस किया गया है। उनको कैसे प्रिजर्व करना, उसके लिए स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की गई। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या टेक्सटाइल है? जैसे कर्नाटका के इक्कल और लंबदी, या फिर बंजारा एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई वाली होती है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई को कहते हैं, तो कर्नाटका से उसको लिया है। थंजावुर से आपका ये कलमकारी ली गई है। ठीक है, तमिलनाडु की भी एम्ब्रॉयडरी ली गई है, टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुंगदी एम्ब्रॉयडरी। हैदराबाद से हिमरू वीव्स दिए गए हैं। ठीक है, डाई वीविंग और बंधा टाई उड़ीसा से लिया गया है। पानीपत से खेस लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल लिए गए हैं। ठीक है, और थिगवा और वूल टाई और डाई लिया गया लद्दाख से। वाराणसी से अवध जामदानी लिया गया है। गोवा से कुंभी वीव्स लिया गया है। ठीक है, और पटोला जो गुजरात में, वहां से मशरू वीव्स लिया गया है। वेस्ट बंगाल से गरत कोरियाल लिया गया है। इस तरह की और भी चीजें आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको याद करने मत बैठ जाना, ठीक है, ये याद नहीं करना है। बस इतना याद रखना कि रिपोर्ट किसने रिलीज करी? यूनेस्को ने। यूनेस्को यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बता दो जल्दी से, यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है सर? चलो, हाथ खाता खुल गया दुबित जी, अच्छी बात है। हाँ जी सर, इसका हेडक्वार्टर किधर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर मिलेगा, जल्दी से बताइए।
बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है सर इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। Well, coming to the question number 7. Recently, the Indian government has set a new target of how much percentage reduction in the particulate matter concentration by 2026 in cities under the National Clean Air Program. देखो पॉल्यूशन तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉल्यूशन एक इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, तो इसीलिए भारत सरकार एक प्लान चला रही है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ सिटीज़ जो ज़्यादा पॉल्यूटेड है वहाँ पर ये चल रहा है। तो टारगेट लिया गया है, पहले कुछ टारगेट लिया था, अब नया टारगेट बनाया गया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जैसे आप पॉल्यूशन में आप देखोगे तो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है पॉल्यूशन में कि इसमें धूल के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल रखा है। एक ऐसे पार्टिकल्स है जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर है, कुछ का 5 माइक्रोमीटर है, कुछ का 2.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इसी तरह से जिनका 10 है उसे कहते हैं PM10, जिनका 5 है उन्हें कहते हैं PM5, जिनका 2.5 है उन्हें कहते हैं PM2.5। तो सबसे खतरनाक ये आपके PM2.5 वाले होते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स हमारे नोज के जरिए हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और काफी घातक साबित होते हैं, ठीक है। तो नुकसान ये भी करते हैं 10 वाले भी, लेकिन सबसे ज्यादा घातक 2.5 होते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इन पार्टिकुलेट मैटर को अगर हमने कंट्रोल कर लेंगे तो काफी हद तक हम पॉल्यूशन को भी रोक पाएंगे। तो जो आपका प्रोग्राम चल रहा है इसमें हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि इसी पार्टिकुलेट मैटर को हमें रोकना है, ठीक है। इसी पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को कम करना है। तो कितना कम करना है बाय 2026, तो ये टारगेट लिया गया 40% की, सर हमें इसे 40% एटलीस्ट कम करना है, ठीक है। 40% कम करना है कम से कम। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चल रहा है। पहले ये टारगेट 20 से 30% था, लेकिन जितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है अब सरकार ने कहा नहीं भैया इतने से काम नहीं चलेगा, अभी और बहुत हमें काम करना है, ठीक है। तो इसलिए 40% का टारगेट लिया। चलो ये तो हो गई फैक्चुअल बात। अब इसमें जान लेते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक प्रोग्राम बनाया। ये हिंदुस्तान का पहला एफर्ट है कि एक नेशनल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बने, एक प्रोग्राम, एक मतलब स्ट्रेटेजी बने कि हम अपनी जो एयर क्वालिटी है उसको मैनेज कर पाए विद इन अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। यानी ऐसा नहीं कि हम करेंगे कि छोड़ दिया, कि मतलब ये नहीं बताया कि 10 साल में करेंगे 20 साल में करेंगे, बस करेंगे कह के छोड़ दिया। एक हमने टाइम बाउंड टारगेट लिया कि इतने टाइम में हमें ये करके दिखाना है। तो इसमें हमने ये सोचा है कि जो कंसंट्रेशन है जो PM10 पार्टिकल्स की होती है, ठीक है। PM10 पार्टिकल्स को वो जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है, ठीक है, या फिर PM2.5, उनको एटलीस्ट अगले 5 साल में 20% घटाना था, ठीक है। अब वो करके कितना कर दिया 40%, पहले 20% था, अब घटा के कितना कर दिया, बढ़ा के 40% करना है, ठीक है। कितनी सिटीज में ये, करीब 132 सिटीज में ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। और ये 132 सिटीज आइडेंटिफाई किसने करी, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आइडेंटिफाई करी। ये भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है CPCB जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम करती है। इन्होंने आइडेंटिफाई करा 132 सिटीज में हमें ये प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा, ठीक है। और वो सिटीज कैसे आइडेंटिफाई हुई, उनका एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किया। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करने के लिए एक हमने चीज यूज करी, एक रैंकिंग यूज करी, एक इंडेक्स यूज करी जिसे हम कहते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये शायद आपने नाम सुना हो, आपने जनरली AQI का सुना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ठीक है। लेकिन AQI तो तब भी बहुत जनरल चीज है, एक बहुत जो प्रिसाइज चीज है वो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पहले ये क्रिएट किया गया था ताकि इससे आप मेजर कर सको कि एयर की हेल्थ कैसी है, एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। तो जहां पे नेक्स्ट की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई उन सिटीज को काउंट कर लिया गया कि यहाँ पे हमें क्लीन एयर प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेशनल एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है वो आपका कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को पकड़ता है, ठीक है। तो ये 12 पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको मेजर करता है आपका नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, 12 पॉल्यूटेंट्स की जिक्र करता है। ये 12 के 12 आपको याद होने चाहिए, ठीक है सर, ये 12 के 12 आपको याद होने चाहिए। इसमें दो तो आपके यही हो गए, पार्टिकुलेट मैटर की बात करोगे तो एक PM10 तो हो ही गया और PM2.5, दो तो सर ये हो ही गए, बचे 10। अब 10 में देखो, सल्फर नाइट्रोजन तो आप जानते हो बड़ा खतरनाक है, तो SO2 NO2 लिख दो। और ये ध्यान रखना इसमें CO2 नहीं है, ठीक है, पॉल्यूटेंट में CO2 नहीं है। CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस मान के टैकल करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते हैं। इसमें आपको CO मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, लेड मिलेगा, ओजोन मिलेगा, ठीक है। PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, लेड और ओजोन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉल्यूटेंट्स ये हो गए। बाकी 4 अलग से याद कर लो, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 12 पॉल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है। 12 पॉल्यूटेंट्स हो गए जिनको मेजर करता है आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एक बार कमेंट में टाइप करो, वन बाय वन सारे पॉल्यूटेंट्स टाइप करो। कैसे शुरू करोगे? नंबर 1 PM10, देन PM2.5, देन आपका NO2, देन आपका SO2, देन आपका CO, देन आपका NH3, देन आपका ओजोन, देन आपका लेड। ये हो गए सर 8। बाकी के 4 कौन से? बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, ये आपके एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के पॉल्यूटेंट्स। बेंजोपायरीन, बेंजीन, बेंजोपायरीन, और क्या हो गया? आर्सेनिक, निकल, ठीक है। तो ये 12 पॉल्यूटेंट्स काउंट होते हैं आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल, ये लास्ट के 4। एक साथ मत लिखो, अलग अलग करके लिख दो, जैसे PM10 टाइप करके लिख दिया, 2.5 टाइप करके लिख दिया, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेट होने लगोगे बाकियों के फिर कमेंट देख के ना। तो ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स मान के चलो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स आपको याद होने चाहिए। लेकिन सर जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट देता था, आम आदमी उसे समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो आम आदमी के समझने के लिए हमने एक नया इंडेक्स बनाया जिसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें हमने 12 पॉल्यूटेंट्स ना रख के सिर्फ 8 पॉल्यूटेंट्स रखे। तो ये 8 पॉल्यूटेंट भी सर अलग से याद करें, देखो उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 में से ये 4 पॉल्यूटेंट हटा दिए, बाकी सिर्फ ये 8 आपको कहाँ मिलेंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये 12 पॉल्यूटेंट्स याद कर लो और इसमें से ये 4 कम कर दो, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल। अगर ये 4 कम कर दोगे तो बाकी के ये 8 किस में काउंट होते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो एयर की क्वालिटी चेक करने के लिए दो इंडेक्स यूज होते हैं, एक तो AQI है और एक आपका नेक्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स है, इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। इन 12 में से अगर 4 निकाल दो, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल, तो वो 8 बचेंगे, वो किसके हैं सर? वो हैं आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वो लोग देखते हैं कि अगर 0 से 50 है तो गुड है, 51 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कलर कोड दे रखे हैं, मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 कलर, है ना, तो कलर कोड दे रखे हैं। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा कलर से आइडिया लगा लो, जितना लाल उतना मतलब दिक्कत है, ठीक है, पॉल्यूशन की। ऑलराइट, तो ये सर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड कुछ बातें थी। और क्या क्या काम कर रहे हैं सर? हमने एक पोर्टल क्रिएट करा है, सफर पोर्टल, ठीक है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यही बनाता, सफर पोर्टल, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये बना रखा है, ठीक है। दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बना रखा है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स मतलब ये डिपेंड करता है, अगर पॉल्यूशन का लेवल क्या है, पॉल्यूशन बढ़ा कुछ काम किया, और बढ़ा कुछ और काम किया, तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके लिए रेस्पॉन्स और एक्शंस बढ़ते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बना रखा है। BS6 व्हीकल्स ले आए हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहे हैं। ऑड इवन पॉलिसी दिल्ली सरकार लाई थी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए नया कमीशन बन रहा है। फार्मर्स को सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो एक ऐसी मशीन करें जो स्टबल को पेस्ट में बदले,
फर्टिलाइजर में बदले, ऐसा ना हो वो स्टबल बर्निंग करें, उससे पॉल्यूशन होता है। एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ठीक है, इसमें आपको 4 पॉल्यूटेंट्स उठा लिए कि इनकी तो लगातार मॉनिटरिंग करनी है। किस किस की? PM10 जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसने 4 पार्टिकल्स ली, इनकी तो करनी है मॉनिटरिंग, PM10, PM2.5 और NO2 SO2, ठीक है, ये 4 की तो करनी है। बाकी 4 में अगर 4 और ऐड कर दो, कौन कौन से? CO, NH3, लेड, ओजोन, तो ये किसके हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के। अब देखो इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर आपने ये लिखे कि PM10, PM2.5, SO2, NO2, तो ये 4 किसके हैं सर? ये हैं 4 नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के। इसी में अगर मैं ऐड कर दूं ओजोन, लेड, CO, अमोनिया, तो ये जो 8 हैं, ये 8 किसके हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे सर एयर क्वालिटी इंडेक्स के। और इसी में मैं 4 और ऐड कर दूं, जैसे इसमें मैं ऐड कर दूं सर बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल, ठीक है, इसमें ये 4 और ऐड कर दूं तो ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स किस में आ जाएंगे सर? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इस तरह से करोगे तो जितनी भी इंडेक्स बनेंगी, जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे, उसमें कौन से प्रोग्राम में कौन से पॉल्यूटेंट्स लिए गए हैं वो आप आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। तो AQI पूछे, NAQS पूछे, सब बता सकते हो। देखो एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, अब कह दिया नहीं हो पाएगा याद तो वाकई में नहीं हो पाएगा। बाकी लोग बताइए याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो स्टबल बर्निंग दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है। स्टबल बर्निंग क्या है, जैसे आपका इधर हरियाणा है ना, हरियाणा साइड बॉर्डर लगता है दिल्ली का, पंजाब साइड बॉर्डर लगता है दिल्ली का, तो इधर से जो स्टबल बर्निंग होती है तो उसका धुआं दिल्ली आ जाता है, तो इस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। कितने लोगों को याद हो रहा है? जिनको नहीं हो रहा है वो एक बार फिर रिपीट कर लो, सिंपल, ठीक है। देखो आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको हो रहा है, और कुछ हैं जिनको नहीं हो रहा है। जिनको नहीं हो रहा है ऐसा नहीं वो नहीं कर पाएंगे, वो एक बार फिर से रिपीट कर ले, ठीक है। देखो लॉस एंजल कह रहे हैं पूरा याद हो गया। हाँ जी सर। तो यहाँ तक समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? तो जिन लोगों को याद नहीं भी हो रहा है, जैसे अमीना हो गए, ओमेम हो गए, चेल्सा जी हो गए, तो आप लोगों को मतलब समझ में तो आ रहा है ना चल क्या रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या प्रोसीजर हो रहा है ना, कौन कौन सी इंडेक्सेस बन रही हैं। सिंपल है ना, एक दो बार रिवीजन दोगे इनको अच्छे से याद हो जाएगा। ये 12 पॉल्यूटेंट्स एक बार दिमाग में बैठ गए ना, फिर तो इसमें से कितने भी बना दोगे, ठीक है। अरे दिल्ली में गाँव ही नहीं है, दिल्ली में खेती कहाँ से हो गई? दिल्ली में पता है न, पंचायत भी नहीं है आपका। अरे दिमाग सब काम करता है, दिमाग लगाने पे होता है। ओमिम जी सब दिमाग काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, इट विल वर्क, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली सुलारा पोत्रू received the best feature film award in the 68 national film awards. It is in which of the following categories? देखो नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी बांटे गए थे, इसमें जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, हमने देखा था आशा पारेख जी को दिया गया था। तो अभी फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला? फीचर फिल्म क्या होती है? फीचर फिल्म एक ऐसी टाइप की फिल्म होती है जो किसी मुद्दे पे बनी हो, जो एक नैरेटिव के साथ चल रही हो, जो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनी हो, तो वो कहलाती है फीचर फिल्म। तो एक मूवी बनी है इंडिया में, सोलारा पोत्रू, ठीक है। सोलारा पोत्रू ये साउथ इंडियन मूवी है। वाह सर आपने कितनी बड़ी जानकारी दी है ना, ऑप्शन में चारों साउथ के ही नाम है। तो साउथ इंडियन मूवी है, इसको हिंदी में डब करोगे तो हिंदी में इसको कहते हैं उड़ान। सूर्या एक्टर आपने सुना होगा, हिंट दे रहा हूँ, सूर्या एक्टर की मूवी है, सुना होगा शायद, वो क्या कहते हैं, जय भीम आपने देखी होगी। जय भीम जिस एक्टर की मूवी है ना, उसी एक्टर की ये उड़ान मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखिएगा।
है ना। तो बहुत अच्छी मूवी है ये मतलब बेस्ड है उड़ान में। वो एक्टर ट्राई करता है कि उसे एक एयरलाइन कंपनी ओपन करनी होती है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से इंडिया में दक्कन एयरलाइन हुई थी, तो उसी से इंस्पायर्ड है कहानी। एक मतलब एक बहुत ही पुअर क्लास फैमिली का पर्सन, एक गरीब फैमिली का पर्सन ये सपना देख रहा है कि उसे एयरलाइन कंपनी क्रिएट करनी है। हमसे तो सर ये नहीं देखा जाता, हम अपनी खुद की बस खरीद लेंगे, है ना। वो भी देखो हीरा ठाकुर ने करके दिखाया था, अपनी एक बस कंपनी उसने क्रिएट कर दी थी सूर्यवंशम मूवी में। तो उसी से और इंस्पिरेशन मिला कि हम अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी खोलेंगे, है ना। तो वो उसी से इंस्पायर्ड है कि खुद की एयरलाइन होगी। तो अच्छी मूवी है। तो फीचर फिल्म अवार्ड में इसको मिला है अवार्ड। तो कौन सी लैंग्वेज में है ये मूवी, तो ये एक्टर सूर्या की मूवी है सर, ये तमिल मूवी है, ठीक है। ये कैसी मूवी है सर, तमिल मूवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Recently, Ministry of Home Affairs has extended the Armed Forces Special Power Act 1958। काफी कंट्रोवर्सी में रहता है ये आफ्पा 1958। अभी ये अरुणाचल के कुछ पार्ट्स में और किसी ये और एक और स्टेट है अरुणाचल, और किस और स्टेट में ये अगले 6 महीनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। एक तो अरुणाचल में एक्सटेंड हुआ है, एक और स्टेट है वहां पर भी एक्सटेंड हुआ है। अरुणाचल के कुछ पार्ट्स हैं और उस स्टेट में कौन सा स्टेट है जहां पर ये एक्सटेंड हुआ आफ्पा एक्ट। हाँ जी सर, पढ़ा है न्यूज में। न्यूज़पेपर पढ़िए तो तुक्के नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाँ, ये एक्सटेंड किया गया है सर नागालैंड में, ठीक है। अरुणाचल के कुछ पार्ट्स और नागालैंड में इस कानून को एक्सटेंड किया गया है। काफी न्यूज में रहता है, एक बार देख लेते हैं सर आफ्सपा है क्या। देखो आफ्सपा क्रिएट हुआ था, देखो सबसे पहले आपका जो इंडिया में 1947 के अराउंड, उससे पहले 40s में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। मतलब आर्म फोर्सेस को बुलाया गया था उन मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए। 4 ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, 4 ऑर्डिनेंसेस लाके ये कानून बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डिनेंसेस हटा के हमने एक प्रॉपर एक लॉ बनाया था 1948 में, 1948 में। ठीक है, तो ये 1948 में ये कानून बनाया गया था। एंड द प्रेजेंट लॉ इफेक्टिव इन द नॉर्थ ईस्ट वाज, और जो अभी प्रेजेंट में है, फिर इसको और चेंज करके 1958 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा था बाय देन होम मिनिस्टर जीबी पंत। तो पहले इसको सिर्फ आसाम और मणिपुर में लगाया गया था, तो इसको इसका नाम था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ब्रैकेट में आसाम एंड मणिपुर। लेकिन जैसे जैसे 1958 के बाद और स्टेट्स क्रिएट हो गए होते गए, तो अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, तो ये इन स्टेट्स में भी अप्लाई होने लगा, ठीक है। आफ्सपा में होता क्या है, आफ्सपा में होता यह है कि जो आर्म फोर्सेस होती है, जैसे इंडियन आर्मी हो गई है ना, और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जैसे आपका आसाम राइफल्स हो गए, आपका सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हो गए, तो इनको एक कंपैरेटिवली ज्यादा पावर मिल जाती है। तो ये जिसको चाहे उसको मार सकते हैं अगर वो उन्हें लग रहा है कि वो लॉ के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। जिसको चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, और जिस लोकेशन में ये कानून लगेगा वहां के जिस घर को चाहे ये सर्च कर सकते हैं। इसमें इनको वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे अगर जैसे पुलिस किसी के घर में सर्च या अरेस्ट करने जाती है, तो एक कोर्ट से एक वारंट लेके आती है, परमिशन लेके आती है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। और उनके खिलाफ कोई लीगल सूट भी नहीं दायर होगा, उन्हें प्रोसिक्यूशन से भी प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये इसको एक्स्ट्रा पावर दे देता है आर्म फोर्सेस को, ठीक है। तो 1958 में जो नागा ट्राइब्स में आपका वहां पे जो अपराइजिंग्स चल रही थी उसको सप्रेस करने के लिए ये लॉ सबसे पहले 1958 में बनाया गया था। 1972 में ये आपका अमेंड हुआ था, ठीक है। तो और जो एक किसी भी एरिया में इसको इम्पैक्ट लगाना है तो उसको डिस्टर्ब एरिया बोलना पड़ेगा। तो वो एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कौन करेगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल दिया गया था कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को मिलके पावर है कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। त्रिपुरा में ये एक्ट तो 2015 में हट गया था, और मेघालय भी करीब 27 ईयर्स तक ये आपका इस कानून के अंदर रहा है, और 2018 में वहां से भी ये कानून हटाया जा चुका है, ठीक है।
अभी करेंटली अगर हम बात करें ये कानून कहाँ कहाँ पर वैलिड है, तो करेंटली सर ये कानून वैलिड है आपका आसाम में, नागालैंड में, मणिपुर में और अरुणाचल के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, ये आपका कानून यहाँ पर अभी करेंटली एक्टिव है। इसको लेके काफी कंट्रोवर्सीज हुई, तो कुछ रिकमेंडेशंस कमेटीज बनी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में दी। जैसे एक रिकमेंडेशन आई थी जीवन रेड्डी कमेटी की 2004 में। जीवन रेड्डी कमेटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर कमेटी अपॉइंट की थी जिसके हेड थे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि इस लॉ को रिपील कर देना चाहिए। ठीक है, और इसके इसके बरक्स क्या कर सकते हैं, जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप ऐड कर दो, कुछ अप्रोप्रिएट प्रोविजंस ऐड कर दो, डिस्पाइट आप पूरा लॉ बना रहे हो उसकी जगह। ठीक है, यूएपीए मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं उनको आप क्लियरली स्पेसिफाई करो कि आप कह किसे रहे अनलॉफुल एक्टिविटीज, है ना, और जो आर्म फोर्सेस की पावर्स हैं उन्हें भी स्पेसिफाई करो। यानी एक तरीके से वो कहना ये था, आफ्स्पा को थोड़ा सा मॉडरेट करो। फिर जो सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था रिकमेंडेड द रिपील ऑफ द आफ्पा। ठीक है, लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, कोर्ट में भी केस जा चुका है। कोर्ट ने हालांकि इस कानून को बर्खास्त नहीं किया, कोर्ट ने इस कानून को अपहेल्ड किया। ये केस था आपका नागा पीपल्स, 1998 का केस था ये। 1998 में जजमेंट आई थी, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ ठीक है, हम ये कानून तो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था आप थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें, है ना। ऐसा नहीं कि आप जहां मनो वहां पर कानून लगा दे, जहां पे एक्चुअल में जरूरत हो वहीं पे ये कानून लगाए। ठीक है, while exercising the powers conferred upon him by AFA, the authorized officer should use minimal force necessary for effective action। ठीक है, तो एक ड्रैकोनियन लॉ है, तो बहुत संभल के इस कानून को यूज किया जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो AFA से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती थी वो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश की। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है, ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट आफ्स्पा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज रिटायर्ड इट्स 51 स्क्वाड्रन व्हिच ऑपरेट्स अ मिग 21 बाइसन फाइटर फ्लीट। देखो एयरफोर्स में क्या होता है, जैसे एक ग्रुप ऑफ प्लेन्स को हम एक स्क्वाड्रन कह देते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्लेन्स है जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको क्या कहते थे, स्क्वाड्रन। तो इसकी जो 51 स्क्वाड्रन थी वो पूरी रिटायर कर गई। 51 स्क्वाड्रन में क्या थे, आपके मिग 21 बाइसन थे। मिग 21 बाइसन को हम उसमें चला रहे थे, तो उसको रिटायर कर दिया। तो इस स्क्वाड्रन को किस नाम से जाना जाता था? अब ये सिर्फ पेपर में रह जाएगी। इसके जो ऑफिसर्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे इस स्क्वाड्रन को, उनको भी इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और कर दिया गया है। तो इसमें जो मिग 21 बाइसन थे, तो इस स्क्वाड्रन का नाम क्या था? देखो ये वही मिग 21 बाइसन है जो आपका क्या कहते हैं, अभिनंदन वर्मा पाकिस्तान लेके गए थे, और इससे उन्होंने F-16 को मात दी थी। एक पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिका बनाता है F-16 एयरक्राफ्ट, उसको डिस्ट्रॉय किया था इस मिग 21 बाइसन से। जबकि अगर कैपेबिलिटीज देखोगे तो F-16 तो बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है कंपेयर टू दिस मिग 21 बाइसन, लेकिन फिर भी मिग 21 बाइसन से उन्होंने F-16 को मार गिराया था। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट वी हैव द प्रूफ्स। उसी टाइम इंडियन एयरफोर्स ने प्रूफ्स दिए थे कि हमने ऐसा कर दिखाया। ठीक है, चलिए जी, तो उस स्क्वाड्रन का नाम बताइए। उस स्क्वाड्रन का नाम है स्वॉर्ड आर्म्स। स्वॉर्ड आर्म्स, ठीक है। मिग 21 आपका 1950s में बने थे, और जितने भी हमारे पास पुराने जो वेटरन फाइटर जेट्स हैं उनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटर जेट्स आपके मिग 21 है। ठीक है, और 1960s में ये हमने रशिया से लिए थे, उस टाइम यूएसएसआर था। फिर जब मिग 21 काम नहीं, मतलब मिग 21 की टेक्नोलॉजी पुरानी होने लगी, तो हमने उसे अपग्रेड करके मिग 21 बाइसन बना दिया ना। जैसे होता है ना, रेडमी नोट आया तो फिर रेडमी नोट प्रो आया, हमने मिग 21 को अपग्रेड करके मिग 21 बाइसन बनाया। हालांकि फिर भी एक प्रॉब्लम जो मिग 21 के साथ रही, इनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाने लगा। यानी इतने ज्यादा मिग 21 आपके हिंदुस्तान में क्रैश हुए हैं कि ये सवाल उठने लगा कि सरकार मिग 21 चलाई क्यों रही है।
एयरफोर्स क्यों यूज कर रही है मिग 21? जब इतने ज्यादा क्रैशेस हो रहे हैं उसके चक्कर में हमने कितने पायलट्स को खो दिया, तो फ्लाइंग कॉफिन्स तक उन्हें कहा जाने लगा। तो आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक सिचुएशन रही होगी। इस पे एक मूवी भी बनी है आमिर खान की, रंग दे बसंती, तो वो इसी मुद्दे पे बनी है कि किस तरह से मिग 21 क्रैश हो के ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, काफी मिग 21 क्रैश हुए थे, इसीलिए अभी सरकार ने फाइनली जाके रफाल पे एयरक्राफ्ट सबने खरीदे। अभी नए में अगर हम देखेंगे तो मिराज हैं और रफाल हैं हमारे पास। ठीक है सर, चलिए, तो स्क्वाड्रन का नाम था स्वॉर्ड आर्म्स। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। यहाँ उम्मीद है चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल जान हथेली पे लुक के रख के उड़ रहे थे गामी जी, एक टाइम ये था ऐसा। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।